अगर आप भी जमीन का रजिस्ट्री इस तरह से करा लिए ना तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना। अगर आप ऐसा गलती कर दिए तो समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। उसके बाद आप अगर चाहेंगे कि हम किसी भी कोर्ट में चले जाएं, क्यों ना आप सिविल न्यायालय में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय उसी को मिलेगा जो आपके साथ धोखा किया है। लेकिन समझना बेहद जरूरी है। अगर आप आज इस धोखेबाजी को समझेंगे ना, आज जो धोखा हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, बहुत लोग इसको समझ के धोखा कर रहे हैं, बहुत लोग जो है ऐसा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार लोगों के साथ धोखा हो जा रहा है। लोगों में जागरूकता नहीं है और उसको अच्छे से वेरीफाई नहीं करते हैं, समझते नहीं है और पूरा डिटेल नहीं समझते किस तरीके से उनको करना चाहिए, और उनके साथ वो गलत हो जाता है और वो बाद में पछताते हैं। जब वो काम कर लेते हैं उसके बाद उनको लगता है कि ये चीज यहां पे सही नहीं हुआ। तो जमीन अगर आप खरीदते हैं किसी से भी, जमीन बेचते भी, हम उनको भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि जमीन आप बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर विवाद कोर्ट में जाता है, आगे चल के जो आपसे संपत्ति खरीदता है और आप जिसके यहां संपत्ति को बेचते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी संपत्ति बेचता है तभी कोई संपत्ति खरीदता है ना। अब यहां पे दोनों के लिए कानून है, बेचने वाले के लिए भी कानून है, खरीदने वाले के लिए भी कानून है। आप ऐसा अगर सोचेंगे कि खरीदने वाले के साथ अगर धोखा कर लिए तो क्या दिक्कत है, धोखा हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर खरीदने वाला के पास ऐसा पावर है कि वो आपसे एक एक पैसा के साथ साथ जुर्माना भी निकाल सकता है, और साथ में इतना भी पावर है कि अगर वो ये सोचेगा कि इनको सजा भी हो, इन पे धोखाधड़ी का मुकदमा भी हो, तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन ठीक है, मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, मामला अगर पहले सुलझ जाता है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे उसी खरीद बिक्री की कि अगर इस तरह से आप जो है जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है तो आपको नहीं करना है। जैसे अगर ये दादा हैं, दादा ही हैं और ये पिता हैं, मान लेते हैं ये चाचा हैं उनके, और ये पोता है, ये भी पोता है और ये भी पोता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पोते से ही जमीन को खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं 26 नंबर का जो प्लॉट है ये बिक्री के लिए, और इसको जो है लोग खरीदने वाले हैं। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं 26 नंबर का, ये बिक्री के लिए, आप इसको खरीदने वाले हैं। यदि आप इसको खरीदने वाले हैं तो इसको बेचने वाला उसका पोता है, लेकिन ये जो संपत्ति है ये दादा के नाम से है, दादा के नाम से है ना। ये बात आप समझ लें। 26 नंबर का प्लॉट, अब वो दादा के नाम से संपत्ति खतियानी हो या दादा के नाम से संपत्ति रजिस्ट्री किया हुआ हो। अब यह है कि अगर दादाजी अब जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है ना, तो उस केस में ठीक है, पोता संपत्ति अगर बेचता है, ये जो पोता है ये संपत्ति को बेचता है, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तब धोखा हो सकता है यदि परिवार बंटवारा नहीं है। परिवार में अगर मान लेते हैं एक तरह से किसी प्रकार का अगर विवाद भी है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति भी है, तो भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि दिक्कत कहां होगा, आपको यह समझना बेहद जरूरी है। एक बार जो है इसको हम यहां पे देखें, ये आपको ये डायग्राम को फिर से बता रहे हैं कि आप अगर इसको खरीदेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत तब होगा कि ये इसको बेच रहा है, इनके नाम से ये संपत्ति है, आप इसको खरीदने वाले हैं। अब ये आपका 26 नंबर का प्लॉट होने वाला है। पोता जो है, पोता से आप रजिस्ट्री करवा लिए। अब पोता का हिस्सेदार कौन है, ये भी है, तो इसको भी सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए, और इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन है।
जो उसके वंशज हैं, जो उनके हिस्सेदार हैं, तब कोई आपत्ति नहीं है, लीजिए। अगर रजिस्ट्री होता है दाखिल खारिज भी होगा और आप पर कभी भी किसी प्रकार का, दादा के नाम से भी संपत्ति है ना, आपको किसी प्रकार का आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। आपको किसी प्रकार का, अगर परिवार में बंटवारा नहीं भी है ना तो भी दिक्कत नहीं होगा। अरे सारे वंशज लोग तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी वंशज अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक आपके सपोर्ट में है, एक आपके गवाह में है, वही लोग उसी संपत्ति का, जो कि उस 26 नंबर प्लॉट में सभी का हिस्सा है, सभी का शेयर है, तब आप ले रहे हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि जितने वंशज हैं वो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मान लेते हैं ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया, को अगर ये चाहेगा, ये एक व्यक्ति अकेला चाहेगा कि इस रजिस्ट्री के से अपना हिस्सा निकालना, तो ऐसा कानून है, ऐसा कानून है, निकाल सकता है। अगर चाहेगा तो निकाल सकता है। अगर ये भी चाहेगा कि नहीं हम अपना हिस्सा निकालेंगे, कानून है। तो जो यहां पे रिलीफ एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान है कि अपना शेयर जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर वो चाहे तो अपना शेयर, अपना हिस्सा निकाल सकता है। और जो बिक्री होगा, कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट होगा, कोर्ट उतना ही बिक्री के दस्तावेज को मान्यता देगा जितना इस व्यक्ति का हिस्सा है। हिस्सा से अधिक अगर ये बेच दिया ना तो सपोर्ट जरूरत है। परिवार में अगर बंटवारा नहीं है और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको मत खरीदिए। अगर आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको समस्या हो या नहीं भी हो। यह भी हो सकता है कि समस्या नहीं होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि समस्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखना और रखने का काम आपका है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ठीक है, अगर बंटवारा किया हुआ है लेकिन मौखिक है, मौखिक है। देखें, जो भी बंटवारा है, मौखिक बंटवारा का कोई भी मान्यता कोर्ट में नहीं दिया जाता है। पंचनामा है या आपका कोई किसी प्रकार का रजिस्टर बंटवारा है और उस बंटवारा के हिसाब से सभी ने अपना अलग अलग मोटेशन भी कायम करवाए हुए। जो बंटवारा हुआ है उस आधार पे सभी व्यक्ति का अलग अलग मोटेशन कायम है। अगर ऐसा है तो आपको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उस संपत्ति को आप खरीदिए, लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आप उस संपत्ति को खरीदते हैं तो दिक्कत होगा। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, ठीक है भाई सपोर्ट नहीं करे, पिता सपोर्ट करे तो? हाँ बिल्कुल, पिता चाचा भी सपोर्ट कर दे तो अच्छी बात है। ये बेच रहा, अगर चाचा सपोर्ट कर रहे हैं, पिता है, पिता मान लेते गवाह हो गए या इनका कोई एक भाई है वो गवाह बन गए तो भी कोई इसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दादाजी जीवित अगर हैं, अगर आप उस संपत्ति को बेचते हैं, अगर वो पैतृक संपत्ति है तो बेच सकते हैं। दादाजी के नाम से सब कुछ है फिर भी संपत्ति को बेच सकते हैं, संपत्ति को बेच सकते हैं। इसीलिए दादाजी का अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं है, पैतृक संपत्ति है। लेकिन दादाजी जीवित हैं तो दादाजी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को आप नहीं बेच सकते, इसलिए कि दादाजी ने वो स्वयं अर्जित संपत्ति है और स्वयं वे जीवित हैं तो उसका पूरा पूरा मालिकाना हक वो स्वयं रखते हैं। अगर दादा ने संपत्ति को खरीदा है तो दादा जब तक जीवित है दादा ही उसके मालिक है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद उस संपत्ति के हकदार पिता भी होंगे, पोता भी होंगे, सबका हक होगा उन पे, लेकिन दादा के जीवित रहते नहीं। तो आपको अब डिसाइड करना है, आप इसको अच्छे से जरूर समझ गए होंगे कि आपको संपत्ति किस तरह से खरीदने चाहिए, किस तरह के संपत्ति नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समस्या उत्पन्न हो। बहुत लोग आज ऐसा खरीदे हुए हैं आज तक किसी, लेकिन
हम क्यों ना अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जानकारी रखें ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।